हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलिए इसी लाइन के साथ अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं और फिर कर्नाटक युद्ध पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन दोनों के बीच कर्नाटक का युद्ध होता है। और वो इसलिए होता है कि जो भारत है अपना, उस पर बाहर से किसका राज होगा। तो उसमें हमने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, और वो हार जाती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी वो जीत जाती है। इस तरह से भारत पे जो बाहर से कंट्रोल होता है वो ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेज, उनका हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि आधुनिक भारत के अंतर्गत कि इंडिया में 16वीं सेंचुरी में कैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। इसको हमने पढ़ लिया है। ये हम रिवाइज करें कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। और 17वीं सेंचुरी में हमने देखा कि जो मुग़ल शासक हैं उनके द्वारा जो शासन रहा, मजबूत शासन, उसके बारे में हमने देखा है कि कैसे 1636 ईस्वी में जो हुगली था उस पर पुर्तगाली जो हैं अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ से शाहजहाँ उनको भगा देता है। और 1686 ईस्वी में हुगली पे जब ब्रिटिशर्स यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो जब हमला करते हैं तो वहाँ से उनको औरंगजेब हटा देता है। तो इस तरह से ये हम पता चलता है कि 17वीं सेंचुरी में कैसे जो मुग़ल शासक हैं उनका शासन मजबूत था। 18वीं सेंचुरी में हमने देखा है अभी तक कि 1739 में करनाल का युद्ध होता है। इसी के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया है, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। आज का हमारा टॉपिक है साम्राज्यवादी विस्तार, इम्पीरियल एक्सपांसन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल विजय, कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो यहाँ पे कर्नाटक था उस समय का, यहाँ वो अपना जीत हासिल करते हैं। इसी क्रम में वो फिर इधर जाते हैं बंगाल में। तो कैसे वो बंगाल में एंट्री करते हैं उसी के प्रोसेस को हम देखेंगे कि वो बंगाल विजय कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो बंगाल है वो समृद्ध राज्य है। जो उस समय का बंगाल था वो समृद्ध राज्य था। इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे कि बंगाल जो है समृद्ध राज्य कैसे है। उसी के क्रम को हम देखेंगे कि उस समय जो बंगाल है वहाँ पे उपजाऊ भूमि है, जो उसकी प्राकृतिक, जो बंगाल है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और क्षेत्रीय शक्ति की चुनौती नहीं है यहाँ पे। नहीं, नो रीजनल चैलेंजेज, कोई क्षेत्रीय शक्ति की चुनौती नहीं है। इसी कारण से उसको लैंड ऑफ कुबेर कहा जाता था। गोल्डन लैंड क्यों कहा जाता था, इसको हम देख लेते हैं कि जो बंगाल था वहाँ से इंडो चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, और म्यांमार, कंबोडिया, ये सब मतलब जुड़े हैं, इनकी सीमाएं लगी हुई हैं, जिससे व्यापार करने में सुविधा होती थी। इस वजह से इसको लैंड ऑफ कुबेर यानी गोल्डन लैंड को कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में हम देख लेते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको न समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इससे आने वाली कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि उस समय जो बंगाल था उसका प्रशासक कैसा था। उसमें हम देखेंगे कि मुग़ल प्रांत जो था उस समय औरंगजेब वहाँ का जब शासक था, तो उसमें बंगाल का सूबेदार उसने अपने बेटे अजीम उस शान को बनाया, और वहाँ का दीवान जो था वो मुर्शिद कुली खां था।
तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि जब फ़र्रुखसियर मुग़ल शासक बना तो उसने क्या किया। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि जब फ़र्रुखसियर जो है मुग़ल शासक बना तो मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बना दिया। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। और इस तरह से बंगाल के वंशानुगत शासन की शुरुआत हो गई। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि जो वंशानुगत शासक हुए उस कौन कौन हुए। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां हुए, उसके बाद अलीवर्दी खां हुए, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे मीर कासिम हो गया, मीर कासिम होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नजमुद्दौला, यहाँ मुबारकुद्दौला। तो एक क्रम है, इसी क्रम को आप ध्यान भी रखिएगा, ये भी एग्जाम में आते हैं। आगे देख लेते हैं बंगाल के नवाब के बारे में। इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था उसको हम समझ लेते हैं कि जब फ़र्रुखसियर जो है जब शासक बना वो तो 1717 में उसने जो अंग्रेज़ थे उनको एक पास यानी कि एक दस्तक दिया जिससे वो मुक्त व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि कब उसने पास जारी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1717। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब फ़र्रुखसियर जो है जब पास जारी कर दिया तो जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे कि उससे अपना पर्सनल व्यापार भी करने लगते थे, जिससे क्या हुआ कि कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम घटने लगा। अब इस वजह से कंपनी और जो फ़र्रुखसियर था, जो वहाँ का नवाब था, शासक था, उन दोनों के बीच जो है टेंशन क्रिएट होने लगा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे, ये हमने देख लिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि बंगाल के नवाब के बारे में। जब मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 है, 1717 से 1727 ईस्वी तक ये वहाँ का सूबेदार बोलें या नवाब बोलें, जो भी है, मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार या नवाब है। एक क्वेश्चन बनता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। मुग़ल सम्राट जो है फ़र्रुखसियर, उसके द्वारा नियुक्त स्वतंत्र रूप से अंतिम शासक या सूबेदार कौन रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। और वो कब से कब तक रहा, 1717 1727। और वंशानुगत शासन की शुरुआत फ़र्रुखसियर ने की। तो चलिए इसी में देखते हैं कि जब फ़र्रुखसियर जो है शासक बनाया, सूबेदार बनाया, सॉरी, शासक या नवाब बनाया मुर्शिद कुली खां को, तो उसने तकाबी ऋण की शुरुआत की। और तकाबी ऋण क्या होता था, तो कृषि से संबंधित ऋण था। व्यक्तिगत संकट आने पे जो कृषि से संबंधित ऋण होता था वो दिया जाता था, स्पेसिफिक क्राइसिस। और जमींदारी व्यवस्था, तकाबी ऋण के बारे में एक ये भी है कि जब आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में पूछा जाए, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसको मुर्शिद कुली खां ने मतलब ये चलाया था, तकाबी ऋण। और जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या है। तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत भी मुर्शिद कुली खां ही किया। जमींदार के ज़मीन लेकर वो राजकीय भूमि बनाता था, भूमि में मिला लेता था। और उसने क्या किया कि अपनी कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो ये रहा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे